हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू साईफाई यूट्यूब चैनल। देखो, आ, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं बीएआरसी। बीएआरसी का जो कैट वन ट्रेनिंग चल रहा था, राइट, उसका फिर से एक और यूनिट से कैट वन ट्रेनिंग का जो 2023 की जो वैकेंसी थी, अभी जिसका अप्रैल में आपका इंटरव्यू वगैरह हुआ था, उसका फिर से जो है एक और यूनिट ने ऑफर लेटर इशू किया है। और वो है जनरल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। राइट, ये जनरल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो ये कलपक्कम में है, जहां पर आईजी कार है। ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च, वहीं पर चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में ये भी है। राइट, अगर आप आईजी कार जाते हैं तो आपको, जैसे मैंने रूट बताया था कि पहले आपको जाना है चेन्नई सेंट्रल, फिर वहां से चेंगलपट्टू के लिए ट्रेन ले लेना है, फिर चेंगलपट्टू से आपको आईजी कार के लिए बस मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से इसका भी रूट होने वाला है आपको। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले चेन्नई सेंट्रल से चेंगलपट्टू, वहां से ट्रेन रूट है, और चेंगलपट्टू से फिर बस रूट है आपको जीएसओ में, जनरल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इशू किया गया 5 सितंबर को, और ये मेल से भी सबको आ रहा है। तो 3 से 4 दिन के अंदर आप मान के चलो कि 9 तारीख 10 तारीख तक जो है जितने भी बच्चे हैं जीएसओ के, उन सबको हार्ड कॉपी रिसीव हो जाएगा। राइट, समझ गए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन रखा है, क्या एक्सटेंशन का है, या कुछ और कंडीशंस हैं जो अलग हैं। तो उन सब के बारे में डिटेल्स हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखोगे कि इसमें आपको बताया गया है कि लेवल 1 और लेवल 2 एग्जाम हुआ था, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2023 BARC। ओके, उसमें आपका रिटर्न और इंटरव्यू हुआ, उसके बेस पे आपको सिलेक्शन किया गया है, और आपको ट्रेनिंग के लिए ऑफर किया गया है स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग में। वो कौन सा स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग? कैट वन है। ये जिनका आया था वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा रहा है। अदर ब्रांचेस के भी ऑफर आए हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस के। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है 2 साल का है, और फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड 24,000, और सेकेंड ईयर जो है 26,000। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई 24,000 रहता है, उस पर कोई अलाउंसेस वगैरह नहीं रहते हैं। राइट, आपको सीधा नॉर्मल रहता है, और इसी में सीएचएसएस का जो आपका मेडिकल सर्विस जो होता है उसका डिडक्शन होता है। तो वो डिडक्शन काट के आपको जो भी 500-600 रुपये लगेंगे, वो काट के आपको इन हैंड मिलेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में ये 2600 में काट के मिलेंगे। और ये दोनों साल में आप जब ट्रेनिंग में होंगे, तो चूंकि आपको पढ़ाया जाएगा, तो इससे रिलेटेड आपको बुक परचेज करने होंगे, तो वो 3,000 रुपये तक वो बुक परचेज करने के लिए आपको देंगे। ठीक है, हालांकि बुक जनरली आ जाता है आराम से 3,000 में आ जाता है। राइट, उससे कम नहीं आ जाता है, लेकिन फिर भी लोग 3,000 रुपये का बिल सबमिट करते हैं। ओके, चलो, अब ये कह रहा है कि आपका जो ट्रेनिंग है, जो एडमिशन है ट्रेनिंग में, वो कौन कौन से कंडीशन है, उस पर जो है आप देख लीजिए पहले कंडीशन। ओके, उसके आधार पर है। तो देखिए, सबसे पहले है द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर टू द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूली कंस्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये मेडिकल वेरिफिकेशन और डिग्री वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, तो वहाँ का जो मेडिकल ऑफिसर होंगे वो आपको मेडिकल टेस्ट करेंगे। राइट, अब वो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, वो इस वीडियो ऑलरेडी मेडिकल टेस्ट से अपलोडेड है रिलेटेड, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। राइट, तो आप वहां से देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है सेकंड कंडीशन, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, नेक्स्ट कहता है कि यू हैव एक्सक्लूडेड एग्रीमेंट एंड आल्सो फर्निशिंग इंडेमनिटी बॉन्ड 6,03,000, ठीक है, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, jointly executed by you and surety who shall be the status of permanent group, be gazetted officer and above, serving under a central or a state government. 2 copies each of the prescribed form of agreement and bond are enclosed for the purpose, which may be completed and brought when you report for medical examination positively, failing which you will not be considered for stipended training cat 1। अब देखिए, इसमें क्या रखा है कि आपको श्योरिटी बॉन्ड और एग्रीमेंट जो फॉर्मेट दिया गया है, इसके साथ हो सकता है कि आपको जो हार्ड कॉपी आएगा उसमें फॉर्मेट भी रहेगा। राइट,
और उसका श्योरिटी बॉन्ड का फॉर्मेट रहेगा और एग्रीमेंट का फॉर्मेट रहेगा, राइट। अब उसको करना क्या है कि आपको फिल करना है एग्रीमेंट को और श्योरिटी बॉन्ड को, और श्योरिटी बॉन्ड पे आपको साइन लेना है किससे, ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर से या ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर, ठीक है। यानी कि ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर या ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर होंगे, वो उस पर साइन करेंगे। वो आपके सेंट्रल के भी हो सकते हैं, स्टेट के भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके हाई स्कूल के प्रिंसिपल वो भी ग्रुप बी गजेटेड में आते हैं, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल वो भी गजेटेड ऑफिसर में आते हैं, राइट। या आपका एसडीएम हो गया, डीएम हो गया या सीओ वगैरह हो गया, तो ये सब गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। तो गजेटेड ऑफिसर जो होंगे वो आपको इस पे बॉन्ड पे साइन करेंगे। अच्छा, श्योरिटी एग्रीमेंट कैसे बनाना है, या इंडेमनिटी बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड, ये एक ही बात है। इंडेमनिटी या श्योरिटी बॉन्ड दोनों एक ही है, ठीक है, सेम थिंग्स है। तो इन दोनों का जो है वीडियो आपका ऑलरेडी इस साईफाई चैनल के में अवेलेबल है। मैं उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, राइट। और एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ये हमेशा गजेटेड ऑफिसर से ही साइन कराइएगा, समझ गए। अच्छा, इसका 2 कॉपी आपको लेके जाना है। कब? तो मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान, मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान नेसेसरी है आपको लेके जाना है। अगर आप नहीं लेके जाते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम्स कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दे, ठीक है। तो अभी से तैयार हो जाइए आप लोग। अच्छा, इसका ये श्योरिटी बॉन्ड और ये श्योरिटी बॉन्ड और एग्रीमेंट आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो एक उसके लिए आपको जो है बीआरसी का एक साइट है, बीआरसी रिक्रूटमेंट करके, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगा, या हो सकता है मेल के साथ भी आपको भेज देगा, राइट। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ओके। हाँ, वन मोर थिंग, आपको जो वीडियो मैंने बताया है, ठीक है, ये सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कह रहा है, तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे मत बनाइएगा। मैं क्लियरली कह रहा हूं, जो फॉर्मेट देगा बस उसी को फिल करके सबमिट कर देना है, राइट। क्योंकि आईजीसीआर में क्या था, सॉरी हैवी वाटर बोर्ड में क्या था कि उसमें नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे एग्रीमेंट बनाना था, और श्योरिटी जैसे फॉर्मेट में है उसी पे करा देना था, ओके। तो इतना तक है। उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स and one set self-attested xerox copies of all certificate document as documentary evidence, ठीक है। मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, वो मैं आपको बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है, अब उसमें जो आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होता है, राइट। अगर आपका होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप 10th का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाइए, एनफ है। उसके अलावा और कुछ ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। फिर है ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड। देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपके पास जैसे आप 10th किए, फिर 12th किए, फिर डिप्लोमा किए, फिर ग्रेजुएशन किए, एमटेक पीएचडी जो भी किए हैं, तो 10th से लेकर के 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ठीक है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट, आगे जितना है उन सबको जो है आपको एक सेट बना लेना है पहले, ठीक है। वो आपको पूरा ले जाना है, राइट। फिर आपका कॉलेज सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जैसे जब हम लोग एडमिशन कराते हैं, जब कहीं से पास आउट होते हैं, तो एक टीसी दिया जाता है या एक एसएलसी दिया जाता है। आप ध्यान देंगे तो लिखेगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लिखेगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कॉलेज सर्टिफिकेट वो आपको मिलेगा, वो आपको लेके जाना है, राइट। उसके बाद कहता है कि फिल्ड इन 7 सेट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म एंड 5 सेट ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनर फॉर्म्स इनक्लोज विद द मेल इन केस ऑफ एनी क्वेरीज इन फिलिंग अप प्लीज ईमेल टू दिस, ओके। अब देखिए, ये किसका है, ये जीएसओ का है। तो जीएसओ के जितने भी बच्चे हैं वो इस मेल पर करेंगे, और आपको अटेस्टेशन फॉर्म और स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाइए, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अटेस्टेशन फॉर्म जो साक्षांकन फॉर्म होता है वो, उसका कितना 7 सेट, राइट। और स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चन का कितना 5 सेट, ये बना लेना है, ओके। और ये बना के मतलब फिल करके लेते जाना है, राइट। ये हो गया। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे कहता है कि फिल्ड इन 2 सेट्स ऑफ एग्रीमेंट एंड इंडेमनिटी बॉन्ड। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि एग्रीमेंट और श्योरिटी बॉन्ड जो है वो 2 सेट में होना चाहिए, 2 सेट आपको फिल करके देना है।
फिर है आपका लोकल पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो लोकल पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप वहां से जाके देखिए, ठीक है। और कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो सारा चीजें हैं। तो जो ईमेल में आपका जो एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए और प्रिंट करके वो सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। हालांकि एक फॉर्मेट जो पहले था आईजी कार का था, ठीक है, उसके आधार पे मैंने बनाया है और ऑलमोस्ट सारा डिटेल्स वही रहेगा। तो आप पूरा फिल करके आप कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, ठीक है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, जिससे कि आपको वहां पर भी हेल्प मिल जाएगा, राइट। और दोनों का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। उसके बाद है लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, आप जिसमें भी आते हैं, ठीक है, जो वैलिड है वो ले लीजिएगा, राइट। अच्छा, एक बात और, कुछ होगा कि जैसे इंटरव्यू के टाइम में वैलिड था सर, लेकिन अभी या फिर आप अप्लाई किए होंगे तो उस समय वैलिड था, लेकिन अभी वो मतलब एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, तो क्या कीजिएगा कि वो भी ले लीजिएगा, अभी नया वाला भी ले लीजिएगा, राइट। फिर रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं से जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको रिलीविंग लेटर भी लेके जाना है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो फिर लिव इट, तब तो आपको जरूरत ही नहीं। रिसेंट 4 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, तो कलर फोटोग्राफ ले लीजिएगा जो पासपोर्ट साइज का रहेगा, 4 पीस आपको लेके जाना है, 4 पीसेस, ओके। एनी गवर्नमेंट इशूड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक, ठीक है। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जाइए जिसपे आपका फोटो होना चाहिए, राइट। अब पैन कार्ड मत लेके चले जाइएगा जिसमें फोटो ना हो, क्या होता है कि जैसे 18 साल के कम एज का बनाते हैं तो उसमें हमारा फोटो नहीं होता है, राइट, तो वो मत लेके चले जाइएगा प्लीज। तो जो अभी लेटेस्ट में होगा, जिसका फोटो, जिस पर आपका फोटो होगा वो लेके जाइएगा, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ओके। योर एडमिशन टू दिस ट्रेनिंग इज प्रोविजनल टेम्पररी एंड योर इंडिकेशन विल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ अवर सर्टिफिकेट्स। अब देखिए, आपको जो ये लेटर भेजा जा रहा है, ये डायरेक्टली कहा जा रहा है कि अगर आप मान लेते हैं कि किसी भी तरीके का वेरिफिकेशन में या कोई प्रॉब्लम्स होता है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में, ठीक है, तो ये टेम्पररी माना जाएगा, आपको फिर एडमिशन नहीं दिया जाएगा, राइट। हालांकि देखिए, ऑलरेडी आप इंटरव्यू दिए हैं, इंटरव्यू के दौरान सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है। अगर वो कुछ लाने के लिए कहे हैं तो वो भी लेके जाइएगा, राइट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जो छटा है। हाँ, बाद में आईबी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है, ठीक है, जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, वो भले उनका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो वो अलग मैटर है, राइट। वो तो केस वगैरह जिस पर है उसके लिए है, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देख लीजिए, आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देना है जो ओबीसी के हैं, ठीक है, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी है ओबीसी का जो है आपको एनसीएल वाला देना है, और आपको एससी एसटी के हैं तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। और उसका फॉर्मेट कौन सा होगा, तो उसका फॉर्मेट जो है इसमें जो डेटेड मेंशन है उस पर होगा, राइट। इसके वेबसाइट पर भी ओबीसी का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके वो फॉर्मेट बना सकते हैं। अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वो भी चलेगा, टेंशन की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि अगर उनको नया कुछ चाहिए होता है तो वो 1-2 महीने का टाइम देते हैं, उस दौरान आप घर पे बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, द एडमिशन टू दिस ट्रेनिंग, नेक्स्ट कहता है द एडमिशन टू दिस ट्रेनिंग इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू कम्युनिटी सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू द प्रॉपर चैनल, ठीक है। इफ वेरिफिकेशन रिवील्स दैट क्लेम ऑफ द कैंडिडेट नॉट टू बिलोंग टू द क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी इज फॉल्स और सर्विसेज विल बी टर्मिनेटेड फॉर विथ विदाउट असाइनिंग एनी फर्दर रीजंस। अब कह रहा है कि अगर देखिए क्या होता है कि जैसे अभी एक यूपीएससी का मामला आया था, आपको मालूम होगा, तो यूपीएससी के मामले में क्या था कि ओबीसी जो दिया गया था, जो कैंडिडेट ने दिया था, वो उन्होंने क्या किया था कि उनके पास अच्छी खासी संपत्ति थी, फिर भी उन्होंने एनसीएल बना लिया था कि भाई हम ओबीसी में हैं, गरीब हैं, ठीक है, हम क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, राइट। तो वो उस तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये सबके लिए रहता है। ईडब्ल्यूएस भी, जिनका 8 लाख से अधिक का संपत्ति है, अगर वो बनाते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, राइट। तो ये सब क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, ओबीसी, एससी, एसटी, और सही सर्टिफिकेट ये बना के दीजिएगा, बस वही कह रहा है इसमें, राइट। नेक्स्ट है, द एडमिशन टू दिस ट्रेनिंग इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट वेरीफाइड थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है, ये एससी एसटी वालों के लिए है, राइट। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए है, ठीक है, तो उनका भी जो है ओरिजिनल होना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो उनको भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा, राइट। आगे कहता है कि कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज बिलोंगिंग टू
SC community if or Sikh professes Hinduism, Sikhism, and Buddhism religion. If there is a change in religion professed at any time during the service, the same should be intimated to the office immediately after a such a change. कह रहा है कि एक जो SC कम्युनिटी से हैं, ठीक है, तो जो वो तभी कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है, जब वो हिंदू, बुद्ध और सिख में है, ठीक है। अगर वो रिलीजन चेंज करते हैं, राइट, तो रिलीजन चेंज करने के दौरान क्या होगा उनको, तो उनको इन्फॉर्म करना होगा गवर्नमेंट को, राइट, कि हाँ हमने रिलीजन चेंज कर दिया है, हम किसी और में चले गए हैं, राइट। उसके बाद कहते हैं कि इफ यू आर क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर EWS, ठीक है, तो EWS के लिए भी मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो अभी जो प्रेजेंट क्राइटेरिया है वो शायद 8 लाख है, कि 8 लाख से अगर नीचे आपके फैमिली की इनकम है तो आप EWS में आएंगे, अगर ऊपर है तो EWS में नहीं आएंगे, आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो वो भी देख लीजिएगा, वो भी फॉल्स सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, अगर वो भी होता है तब भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, राइट। चलिए उसके बाद देखते हैं सबमिशन सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग योर मैरिटल स्टेटस। अब मैरिटल स्टेटस के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है, कि यू शुड नॉट हैव मोर देन वन लिविंग स्पाउस। कहने का मतलब है कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं। अगर सिंगल हैं तो आपको यह देना होगा कि हम एक ही शादी करेंगे, ठीक है। ऐसा ना कि गवर्नमेंट जॉब हुआ तो भाई धड़ाधड़ शादियां किए जा रहे हैं, राइट, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि एक एक नहीं, चलो एक एक के साथ शादी कर ली फिर दोबारा शादी कर ली, तो ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। और क्या है कि अगर आप हैं, ठीक है, अगर आप मतलब शादीशुदा हैं तो आपकी एक ही वाइफ होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए, दो, एक, दो, तीन, चार ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर वो भी रहता है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट कहता है प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिलीफ फ्रॉम एम्प्लॉयर इन केस ऑफ यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन द डेट ऑफ ऑन द डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप जब ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो आपको वहां से रिलीविंग सर्टिफिकेट देना होगा, रिलीविंग सर्टिफिकेट लेना होगा और जमा करना होगा। और क्या करना है कि संविधान, भारत के संविधान के प्रति जो है आपको निष्ठा का जो है शपथ लेना है, ठीक है, कि आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है, जो भी है। तो वो एक फॉर्मेट रहेगा, आपको उसमें साइन करके दे देना है, ठीक है, कि हम हमेशा जो है यहाँ का सेक्रेसी मेंटेन रखेंगे, हम भारत के संविधान के प्रति सत्य निष्ठा जो है बनाए रखेंगे, वो तरीके से होता है। और क्या कह रहा है कि यू विल नॉट बी अलाउड फॉर एनी पोस्ट ऑफ अ स्कॉलरशिप और अपीयर फॉर एनी एग्जामिनेशन इंटरव्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर ट्रेनिंग। कहने का मतलब है कि आपको किसी भी स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरना है, उसका एग्जाम नहीं देना है, इंटरव्यू नहीं देना है जब तक आप ट्रेनिंग में है, राइट। ट्रेनिंग पीरियड में नहीं देना है, सब नहीं करना है। If you have already applied for any post or a scholarship, you shall inform to undersign in writing with the details of examination, interviews, scholarship, fellowships you have applied for and withdraw immediately such applications, ठीक है, forthwith, and mark copies of such withdrawal letter to this office immediately। अगर मान लेते हैं कि आप पहले से कोई फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं किसी और जॉब के लिए, तो आपको क्या करना होगा कि अगर आप बताते हैं उनको तो वो सीधा आपको कहेंगे, एक लेटर देंगे आपको, बोलेंगे कि आप वहां से विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और विड्रॉ करने के बाद आपको करना क्या है, विड्रॉ करने के बाद कि हाँ आपने विड्रॉ कर लिया है, एक कॉपी आपको उनको सबमिट करना होगा ऑफिस में, राइट। तो ये हो गया, ये आपका मतलब आप एग्जाम वगैरह नहीं दे सकते हैं 2 साल तक कहीं भी, राइट। आगे कहता है कि यू शैल नॉट परमिटेड टू अप्लाई और अपीयर फॉर एनी पोस्ट और स्कॉलरशिप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंटरव्यू इंक्लूडिंग दोज कंडक्टेड बाय यूपीएससी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू सर्व द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। देखिए कह रहा है कि आप ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, या जब तक आपके साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है डीए में सर्व करने का, मतलब उसके 3 साल बाद, ट्रेनिंग के 3 साल बाद, तब तक आप कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। जैसे कि इंक्लूडिंग यूपीएससी, कभी कभी होता क्या था, अब ये इंक्लूडिंग यूपीएससी क्यों लिखा ये समझिए थोड़ा सा। क्या होता था कि कई बच्चे क्या करते थे कि यूपीएससी का एग्जाम दे देते थे और वो फाइनली सेलेक्ट हो जाते थे। तो क्या होता है कि यूपीएससी के केस में ऐसा है कि आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ठीक है, तो यूपीएससी के केस में छोड़ना ही पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, वो लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी हो जाए, क्योंकि यूपीएससी जो है एक सुपीरियर माना जाता है, तो आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो वहां से आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये लोग पहले ही कंडीशन दे दे रहे हैं। यू शैल इन्फॉर्म अस इन राइटिंग इन द डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन इंटरव्यू यू हैव अप्लाइड फॉर एंड विड्रॉ इमीडिएटली सच एप्लीकेशंस forthwith and
मार्क्स कॉपी सच एज विड्रॉवल लेटर्स ऑफ टू दिस ऑफिस फॉर रिकॉर्ड। इसमें भी वही करना है, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको वापस ले लेना है, ठीक है, और वो एक लेटर लगा देना है कि हमने भाई वापस ले लिया। You have to observe all rules regulation regarding discipline, dress, etc. may be in the force and applicable to the staff of this organization from to time to time। कहने का मतलब है कि उस डिपार्टमेंट में जो भी रूल्स रेगुलेशन होगा उसको फॉलो करना होगा, चाहे ड्रेस का हो या जो भी हो, ठीक है, और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, उसको फॉलो करना है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग यू विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन राउंड the clock shift. Thereafter, you may also require to work in three shift operation. The duty will involve working in radioactive areas, wearing protective clothing and gears। देखो, अब यहाँ इस पॉइंट, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। इसमें क्या है कि जैसे हमारा पूरे डे, वन डे कितने का होता है, 24 आवर, डे एंड नाइट मिला के, राइट। तो इसमें अगर हम 3 शिफ्ट करें तो 8 आवर्स आता है। अब होता क्या है कि कभी कभी जैसे, अब इसमें जो काम आपको करना पड़ सकता है, ठीक है, ये एक कंडीशन रखा हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है, ये होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये कहने का मतलब है। जैसे मान लो कि किसी का काम रहेगा 6 से लेकर के 2 बजे तक, राइट, फिर अगला जो शिफ्ट रहेगा वो 2 से रहेगा 10, और फिर 10 से रहेगा सुबह 6 बजे तक। इस तरीके से रहता है। कभी कभी ये टाइमिंग चेंज भी रहता है, कहीं कहीं 8 से 4, 4 से 12, 12 से फिर सुबह 8, ऐसे रहता है। तो ये टाइम चेंज हो सकता है, बट रहेगा ऐसे नहीं, शिफ्ट में रहेगा। और क्या है कि रेडियो एक्टिव एरिया में भी आपको काम करने के लिए बोला जा सकता है, राइट। तो उसमें क्या है कि आपको प्रोटेक्टिंग गियर्स वगैरह, क्लॉथ वगैरह दिए जाते हैं, तो उसके लिए डरने की टेंशन नहीं है। जैसे मैंने कभी कभी कई बार कमेंट्स देखा कि सर वहाँ बहुत ज्यादा रेडिएशन होगा क्या, ये हो, ठीक है। तो देखो बाबू, एक बात बताते हैं, रेडिएशन हर जगह है। आप बाहर निकलते हो, ठीक है, तो सन का लाइट किसके वजह से पहुंचता है हमारे पास, ठीक है, वहां पे रेडिएशन है। अब बाहर धूप में निकलते हो, वहां पे रेडिएशन है। आप फोन यूज कर रहे हो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यूज कर रहे हो, क्या है, वहां भी रेडिएशन हो रहा है। जो आप ब्लूटूथ कान में लगा के घूमते हो, आपको क्या लगता है वहां रेडिएशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको कान में डाले हुए हो, राइट। लेकिन एक छोटी सी बात के लिए आप बहुत टेंशन ले लेते हो। आप जो ब्लूटूथ यूज करते हो, वो वहां भी तो रेडिएशन है। आप फोन यूज करते हो, वहां भी रेडिएशन है। तो आप इतना याद रखो कि वो लोग बहुत ही प्रोटेक्शन लेते हैं, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन रहता है, तो उतना रेडिएशन का चिंता नहीं रहता है। और वो लोग ये चीज ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि जिनकी मैरिज वगैरह हुई है, सॉरी, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, तो उनको थोड़ा रेडिएशन से दूर रखा जाए, तो टेंशन नहीं लेना। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रेगुलर अटेंडेंस इन द क्लास लेबोरेटरी इज कंपल्सरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ your training। You will be entitled with 8 days of casual leave on medical grounds as certified by the medical officer of this organization। You will be entitled with 15 days of paid vacation leave at the end of each training year as convenient in the division training program। You will not be entitled to any other leave, and any leave availed of will be leave without a stipend, and period of training will be ऑल्सो भी एक्सटेंडेड। अब देखो, यहाँ बता देते हैं छुट्टी के बारे में। छुट्टी के बारे में क्या है कि 8 आपको सीएल दिया जाएगा। दरअसल ये जो सीएल है वो एक तरीके से कह सकते हो कि मेडिकल लीव है, राइट। क्या है, मेडिकल लीव है। अगर मान लेते हैं कि आपको कुछ बीमारी होता जाती है, वायरल फीवर हो जाता है, या आपका बॉडी बहुत टायर्ड हो जाता है, तो वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो आपको लिखेंगे कि हाँ भाई, इस बंदे को 2 दिन का या 3 दिन का जो है मेडिकल लीव दे दो, ताकि ये बच्चा जो है रेस्ट कर सके, राइट। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो वैसे केस में क्या होगा आपका, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको 2 दिन 3 दिन छुट्टी दिया जाएगा। इस तरीके से आप मैक्सिमम 8 दिन का छुट्टी ले सकते हैं, राइट, 1 ईयर में। उसके बाद क्या है कि 15 डेज, ठीक है, 15 डेज, जैसे 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, तो 1 साल की जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 15 दिन का जो है पेड लीव मिलता है। मतलब उसके लिए आपको कोई भी जो है स्टाइपेंड नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं आपकी ट्रेनिंग एक्सटेंड होगी। आप 15 दिन घर जा सकते हैं, क्योंकि 1 साल काफी टाइम, लंबा टाइम पीरियड होता है, तो इसलिए वो लोग भी सोचते हैं कि चलो घर से जाके होके आ जाओ, मिल के आ जाओ। तो 15 दिन का छुट्टी मिलेगा फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर ट्रेनिंग खत्म होगा तो फिर 15 दिन का छुट्टी मिलेगा, ठीक ठीक है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि जो डिवीजन है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, वो कब छुट्टी देती है आप लोगों को। उसके पहले भी दे सकते हैं, उसके बाद भी दे सकते हैं, उन पर डिपेंड करता है। हालांकि जनरली देखा गया है कि 15 दिन की जो छुट्टी होती है वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर ही मिलता है, राइट। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आराम से रिलैक्स होकर रहिए, आपको छुट्टी मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मेडिकल एग्जामिनेशंस
प्री एडमिशन फॉर्मेलिटीज, योर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ऑब्जॉर्प्शंस आफ्टर ट्रेनिंग विल बी एट जीएसओ कलपक्कम। कह रहा है कि अगर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया तो प्री एडमिशन फॉर्मेलिटीज, जैसे कि आपको एडमिशन कराया जा रहा है वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आईडी कार्ड बनाना, ये सब जो है वहाँ कहाँ पर होगा, जीएसओ कलपक्कम में होगा। ठीक है। और आपकी जो ये ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि जो आपको एक साइंटिफिक असिस्टेंट सी का जो पोस्ट मिलेगा, जो कि लेवल 7 का पोस्ट है। ठीक है, किसका पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है। उसकी बेसिक 44,900 होती है। अभी उसका जो सैलरी क्या बनता है, कैसे बनता है, उसका सैलरी स्लिप अभी मैंने फिलहाल में अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं। उसका भी डिस्क्रिप्शन, सॉरी, लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहां से आप देख लीजिए। ओके, तो आपका फाइनल जो है, आपकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी, जीएसओ कलपक्कम में रहेगी, राइट। आगे कहता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर ट्रेनिंग हॉस्टल शेयरिंग अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑन द चार्जेबल बेसिस, right? You have to stay in hostel sharing accommodation at a place of training if provided, and will have to abide by the rules of GSO. No person other than the training will be allowed to stay in, ठीक है, इन द फैसिलिटी। अब देखो, आप समझ लो, इसमें क्या है कि आपको रहने के लिए जो है या तो हॉस्टल दिया जाएगा या शेयरिंग अकोमोडेशन। अब शेयरिंग अकोमोडेशन क्या होता है ये समझ लो। हॉस्टल रहेगा तो आपको एक रूम मिल जाएगा, एक रूम में एक बेड रहेगा, एक टेबल रहेगा, ठीक है, और बाकी चेयर रहेगा। अच्छा, अगर वो शेयरिंग रहेगा तो क्या रहेगा, तो वो इधर 1 BHK या 2 BHK आपको एक फ्लैट दे देंगे। उसमें क्या करेंगे कि हर एक रूम में, ठीक है, दो दो बच्चे को ऐड कर देंगे। ठीक है, वो लोग सारा फैसिलिटीज दे देंगे, बाकी अपना खाना बनाना ये सब आपको खुद से ही करना होगा। ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग, जैसे मान लेते हैं कि कुछ बच्चों का शादी हो गया है, ठीक है, गर्ल्स बॉय जो भी हैं, अगर वो हस्बैंड वाइफ को वहां रखना चाह रहे हैं तो नहीं रख पाएंगे, उनको आप बाहर रखेंगे तभी पॉसिबल है। ठीक है, और 24-25,000 में यार, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के साथ बाहर रहोगे तो थोड़ा गुजारा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हालांकि देख सकते हो, बाकी आज पर आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये है कंडीशंस। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग यू विल बी इंटाइटल्ड टू वन टाइम बुक अलाउंस। ठीक है, बुक अलाउंस RS 3,000 फॉर द परचेज ऑफ अप्रूव्ड टेक्निकल बुक्स pertaining to your training course. The allowance will be payable to you on the production of cash memo of book परचेज। देखो, 3,000 रुपये जो आपको बुक अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है, वो जो बुक अप्रूव करेंगे कि हाँ ये बुक लेना है, उस बुक के आधार पे आपको दिया जाएगा, राइट। और वो कब दिया जाएगा, जब आप वो बुक खरीदेंगे और बुक स्टोर से क्या करेंगे कि उसका बिल ले लेंगे कि भाई हमको 3,000 का बिल बना के दे दो, वो 3,000 का बिल बना के दे देगा, राइट। वो आपको मिल जाएगा। यू आर लायबल टू डिस्चार्ज फ्रॉम ट्रेनिंग कोर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और ऑन द कंक्लूजन ऑफ ट्रेनिंग विदाउट नोटिस और विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। अब देखिए, कह रहा है कि आपको बिना कोई कारण बताए हुए डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग से निकाला जा सकता है, राइट, कभी भी निकाला जा सकता है। तो इसका समझ लो, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हाँ, एक बैच के साथ हुआ था, क्योंकि एक बैच ने क्या किया था कि उसमें जो मैक्सिमम कैंडिडेट थे वो माल प्रैक्टिस किए थे एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, और उनका जो सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो वो देखा गया, जब जांच किया गया तो पूरा का पूरा माल प्रैक्टिस मिला। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि किसी साइबर कैफे या सिस्टम्स को जो है पहले ही मतलब पैसा वैसा दे करके और अपना किसी तरह से हैक वैक करा के वो सब प्रोसेस कराया था। ठीक है, उसमें कुछ माल प्रैक्टिस हुआ था, तो जिसके वजह से पूरे बैच को सस्पेंड किया गया था। हालांकि उसके अलावा और कोई बैच को नहीं किया गया, और आई होप सो कि इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ओके, आगे कहता है कि यू आर इंटाइटल्ड टू ज्वाइन CHSS कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम ऑफ दिस डिपार्टमेंट। अ फिक्स्ड मंथली कंट्रीब्यूशन एट द रेट इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी रिकवर्ड फ्रॉम योर स्टाइपेंड फॉर दिस पर्पस। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि CGHS के लिए 500-600 रुपये अभी आज से 3 साल पहले कटते थे, अभी हो सकता है कि थोड़ा और बढ़ा होगा, तो अलग मैटर है। तो वो आपको स्टाइपेंड से कट जाएगा, राइट, और आपको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा। और ये मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। हाँ, ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के जो बाद होता है उसके बाद आपके पूरे फैमिली को दिया जाता है। ठीक है, जो भी आप पे डिपेंडेंट है। ओके, तो बिफोर ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद क्या क्या सुविधाएं मिलती है, इससे रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कहता है कि यू विल नॉट बी इंटाइटल टू एनी ट्रेवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस फॉर द जर्नी परफॉर्म फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ज्वाइनिंग ऑफ द ट्रेनिंग कोर्स। मतलब आपको अभी कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा, आने जाने का कोई खर्च नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
जैसे आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं या ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तब। ओके राइट, देखिएगा, द ट्रेनिंग विल कंसिस्ट ऑफ लेक्चर, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क एंड इन प्लांट ट्रेनिंग etc. During the period of training, you will be required to undergo examination, viva, walk, etc., followed by a final absorption interview. अब देख लीजिए, कह रहा है कि आप ट्रेनिंग के दौरान आपका लेक्चर होगा, प्रैक्टिकल वर्क कराया जाएगा, आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, इन प्लांट ट्रेनिंग होगा, ठीक है। तो इन प्लांट ट्रेनिंग जो होता है वो करीब 1.5 साल का होता है, यानी कि 1.5 year होता है, और लेक्चर, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क जो है मोस्टली 6 मंथ का रहता है, राइट। उसके बाद जब 2 साल का पीरियड हो जाता है तो उसके बाद आपको फाइनल इंटरव्यू होगा, राइट, एब्जॉर्प्शन के लिए। अब जब एब्जॉर्प्शन के लिए जो इंटरव्यू होगा तो उसमें उसके लिए भी डरने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलमोस्ट सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको साइंटिफिक असिस्टेंट बना दिया जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि द फॉलोइंग शैल बी एप्लीकेबल वंस यू आर अब्जॉर्ब फॉर रेगुलर सर्विस आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। मतलब कि आप अगर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और आपको साइंटिफिक असिस्टेंट बना दिया जाता है तब आपको क्या मिलेगा, ये सारा मैटर्स लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। देख लीजिए, कहता है कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 44,900 के बेसिक एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट सी ज्वाइन कराया जाएगा, ठीक है, जो कि लेवल 7 है, ठीक है। लेवल 7 पे मैट्रिक्स में आपको मिलेगा आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान जो भी डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है कि इस पर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेस वगैरह हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। जो भी अलाउंसेस हैं वो इसके बारे में कह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि आपको 3 years जो है आपको एब्जॉर्प्शन के बाद वहां जीएसओ में सर्विस देना होगा, ठीक है। इफ यू फेल टू कंप्लीट ट्रेनिंग और सर्व द गवर्नमेंट फॉर 3 years, इफ ऑफर्ड एन अपॉइंटमेंट यू विल बी लायबल टू पे द गवर्नमेंट सम इक्विवेलेंट टू द एंटायर एग्रीगेट बॉन्ड ऑफ द स्टाइपेंड रिसीव्ड बाय यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग टुगेदर विद द इंटरेस्ट देयर ऑन। अब देखिए, मान लेते हैं कि जैसे कई ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान ही छोड़ देते हैं, ट्रेनिंग के दौरान कोई और अच्छा जॉब मिल जाता है वहां चले जाते हैं, या ट्रेनिंग के बाद चले जाते हैं। हालांकि ट्रेनिंग के बाद तो अभी तक कोई नहीं गया है, क्योंकि लेवल 7 है और डिप्लोमा लेवल तक अभी तक का मतलब सबसे अच्छा पेमेंट है, तो कोई नहीं जाता है, राइट। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप बीच में चले जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप 6 महीना का जॉब ट्रेनिंग किए, तो 6 महीने में आपको जितना भी स्टाइपेंड दिया गया, ठीक है, जो भी स्टाइपेंड था, जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में आप छोड़ते हैं तो 24,000 इंटू 6 ये कर दीजिए, प्लस उस पर जितने इंटरेस्ट लगते हैं वो आपको जो है वो आपको इंटरेस्ट के साथ आपको ये अमाउंट पे करना होगा। तब वहां से आपको एक रिलीविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ आपकी रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर दी गई है, राइट। उसके बाद अगला रूल्स कहता है कि आपको जो है अभी ट्रेनिंग के दौरान जब तक कि आप कंफर्म नहीं हो जाते हैं लेवल 7 में एज ए साइंटिफिक असिस्टेंसी, तब तक आपके लिए एप्लीकेबल होगा सीसीएस रूल्स, टेम्पररी सर्विस 1965 रूल्स, राइट। अगर आप एक बार कंफर्म हो जाते हैं तो सीसीएस रूल्स 1972 लागू हो जाता है, राइट। ये बहुत सारा रूल्स है, ठीक है। इसमें हम लोग उतना मत जाइए, हाँ ठीक है, अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप पढ़ के देखिएगा कभी, ठीक है। तो वो सारी बातें हैं। चलिए देखते हैं अब आगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि एट द आउटसेट इट इज अप्राइज दैट रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट, अरे भाई, government and the government servant rest on contractual basis and provision contained in constitutions and the various rules together form part of condition of service, and person who voluntarily enters government service accept and abides by them voluntarily in out on interest, ठीक है। The contract of service requires the government servant to maintain absolutely integrity, division to duty, high ethical standards, honesty, courtesy, and uh, good behavior, and perform and discharge duties with the highest degree of professionalism and dedication to the best of ability. Allotment of work to the subordinates with specific or general instruction is a prerogative of the higher officers, and it is bounden duty of the government servant to carry the out work assigned by the superior officers consistently and to the best of ability, ठीक है। नथिंग एम्पावर्स गवर्नमेंट सर्वेंट टू evade responsibility by seeking instruction from approval of superior officer authority when such instructions are not necessary under the scheme of distribution of पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये पूरा यूनिट कहने का मतलब ये है कि जो आपका वहां पे आपको जो है
ऑनेस्टी मेंटेन करना है, ठीक है, डेवोशन टू ड्यूटी रहना है, आपको जो इथिकल जो है वो हायर स्टैंडर्ड्स पे होनी चाहिए, ठीक है, आपको जॉब के प्रति कर्टेसी होनी चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपको जो सीनियर जो जॉब्स दे रहे हैं उसको आपको कंप्लीट कर देना है, राइट, और जो आपका पावर में नहीं है उसको आपको नहीं करना है, राइट, जो आपका अथॉरिटी में है बस उसी को करना है, राइट। उसके बाद होता है, अब उसके बाद क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ये डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गया आपके और आपके इमीडिएट बॉस के बीच में, राइट, तो या आपके और आपके सबऑर्डिनेट के बीच में, तो पहले क्या करना है कि अपने से ऊपर वाले को सूचित करना है, फिर उसके ऊपर वाले को। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट सीधे जाके डायरेक्टर से मिल लेना है, नहीं, पहले अपने हेड ऑफिस से मिलना है या जो भी आपके ऑफिशियल सुपीरियर होंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर के जो अथॉरिटी है उनसे मिलना है, मतलब सीरियल क्रम में चलना है। जैसे हम लोग काउंटिंग 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं ना, तो पहले हम लोग 1 लिखते हैं, ऐसा थोड़े पहले 4 लिख देते हैं, नहीं। तो अगर ऐसा नहीं करना है आपको, राइट, पहले अपना जो सीनियर है उससे, जो ऑफिसर है, फिर उसके ऊपर जो सीनियर है उससे, फिर जो हेड ऑफिस है उससे, फिर उसके ऊपर जो है कोई डायरेक्टर या डिवीजन हेड जो होंगे उससे, ठीक है। इस तरीके से चलना है, डायरेक्ट आपको कंप्लेन सीधा डायरेक्टर के पास नहीं कर देना है, ठीक है। अब आगे कहता है कि यू विल बी एंड प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन which may extend or curtailed at the discretion of competent authority during the provision period. Your service liable to be terminated at any time without notice and without assigning any reasons. जैसे आपको जो ट्रेनिंग पीरियड जब आपको अपॉइंटमेंट हो जाएगा वहां पे, तो आपको 1 साल के लिए जो है आपको प्रोविजन में रखा जाएगा, और प्रोविजन के दौरान अगर कुछ भी होता है, ठीक है, या प्रोविजन हो सकता है कि बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, ठीक है, कार्टेल्ड भी लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिएगा, ठीक है। तो उस दौरान अगर आप कुछ गलती करते हैं प्रोविजन के दौरान, तो हो सकता है कि आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। हालांकि आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आई होप सो कि मैं जानता हूँ, ठीक है, कि आप लोग ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आफ्टर satisfactory completion of probation period also your service is liable to be terminated by 1 month notice or forthwith at any without any reason being assigned. In case your service are terminated forthwith or by giving less than 1 month notice after probation period, you will be entitled to claim some equivalent to the amount of your pay plus allowance as admissible for 1 month for period which the notice given falls short of 1 month, as case may be. If you wish to resign your appointment either during the probation period, thereafter you should give 1 month notice in writing, during which period your physical presence on duty would be necessary. अब जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं कि कह रहा है कि अगर प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया तो उसके बाद भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है बिना नोटिस के, लेकिन आपको पहले 1 महीने के पहले आपको उसका नोटिस दिया जाएगा, बिना कारण बताए हुए आपको मतलब टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी 1 महीने पहले आपको नोटिस दिया जाएगा कि आपको टर्मिनेट किया जाता है, और उस महीने आपको वहां पे रहना होगा, ठीक है। और उस महीने सॉरी, अगर मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि 1 महीने पहले आपको नहीं टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा हो कि डायरेक्ट दिया गया कि कल से आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो एक उसके बाद 1 महीना और आपको जो है पेमेंट मिलता रहेगा, बस यही बात है। ओके, और आपका जो भी जो ट्रेनिंग वगैरह है या जो भी प्रोग्राम्स है वो सब डीओपीटी के थ्रू चलता है, ठीक है, आप देख सकते हैं जो उसका नंबर है इस पर मेंशन है, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग होगा, मैंडेटरी होगा ट्रेनिंग। उसके बाद कहता है कि यू विल बी पोस्टेड टू अ वर्क इन जीएसओ जनरल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कल्पक्कम, बट द अपॉइंटमेंट कैरीज विथ इट लाइबिलिटी टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया और इन एनी ऑफ द कंस्टिट्यूट यूनिट ऑफ डीआई। मतलब आपको पोस्टिंग तो किया जा रहा है जीएसओ में, लेकिन आपकी कहीं भी ट्रांसफर हो सकती है, आपको कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि पूरा जिंदगी भर आप वहीं रहेंगे, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद कहता है इन अकॉर्डेंस विथ सीसीएस रिवाइज रूल्स, ठीक है, 2016 द इंक्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग द पीरियड between the second day of January and the first day of July what shall be granted on the first day of January, and the increment in the respect of employee appointment during the period between second day of July and first day of the next January, both inclusive shall be granted on the first day of July.
देखो कह रहा है कि देखो ऐसा है कि आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है, उसके बारे में है। आपका 1 जनवरी में लग सकता है या 1 जुलाई में लग सकता है। और इंक्रीमेंट लगने के लिए जो है 6 महीने का जो है सर्विस पीरियड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो जब भी आपका पूरा हो जाएगा वो आपको पूरा रहेगा। आगे कहता है कि एज पर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, नोटिस नंबर ये है डेटेड 6 जनवरी 2005, यू विल बी रिक्वायर्ड टू एक्वायर रिक्वेस्ट नॉलेज ऑफ हिंदी प्रिस्क्राइब्ड फॉर योर ग्रेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। मतलब अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको हिंदी सीख लेना है, राइट, क्योंकि हिंदी पर थोड़ा आजकल ज्यादा जोर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफिस में। ओके, आजकल स्पेशली जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का एक डायरेक्टरेट होता है, वहां पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सिर्फ हिंदी सिखाने के लिए। ठीक है ना, तो ये सब कंडीशंस है, समझ गए। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखिए आपका पेंशन सिस्टम डिफाइन कर दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन एनपीएस फ्रॉम द डेट ऑफ योर अपॉइंटमेंट। आपको एनपीएस में ज्वाइन करना होगा, ठीक है। योर दिस ऑफर कैरीज विथ ऑब्लिगेशन ऑन योर पार्ट टू कैरी आउट अलाइड कम्प्लीमेंट्री वर्क that may be assigned to you from time to time by your superiors apart from the work directly connected with the post. Failure to discharge this duty would constitute sufficient ground for initiating disciplinary action. कहने का मतलब है कि अगर आपका सीनियर जो कोई भी हो, वो अगर आपके पोस्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई काम करने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो आपको काम करना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो असाइन किया गया, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, सपोज अभी हम फाइल को इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम करते हैं, बाद में कहा जाता है कि नहीं अभी तुम फाइल ट्रांसफर के अलावा ये काम करो। ठीक है, अगर आप आपके पोस्ट से रिलेटेड है तो आपको वो काम करना होगा, अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, और क्या कहता है कि और फर्दर सब्जेक्ट टू रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब जो आपका समय से समय टू समय जो रूल्स रेगुलेशंस बनते रहते हैं वो आप पर अप्लीकेबल होगा। नो रिक्वेस्ट फॉर ऑफरिंग हायर स्केल रेट ऑफ पे देन दैट ऑफर इन दिस लेटर विल बी कंसिडर्ड। इससे हायर स्केल या पे वगैरह जो है आपको ऑफर नहीं किया जाएगा, आपको इसी पर ज्वाइन करना है जो इस लेटर में मेंशन है, राइट। आगे कहता है कि एबव टर्म्स are accept conditions are acceptable to you, please communicate your acceptance and date of reporting at this office through this mail। ठीक है, ये दो मेल दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, एंड दिस ऑन और बिफोर 9 सितंबर 2024। मतलब देखो आज 7 तारीख है, ठीक है, कल और परसों, ठीक है, ऑलरेडी आपको 8 को ये लेटर रिसीव हुआ है। ठीक है, अगर जो कर दिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर जो है बना के और भेज देना है। ठीक है, और वो किस पे भेजना है, इस मेल पर भेजना है। और किससे भेजना है, अपने मेल से भेजना है, जो आपका मेल है, ठीक है, जो आपने जिस मेल से आपने अप्लाई किया है, जो डाटा वहां दिया है उसी मेल से आपको भेज देना है। उसमें अपना डिटेल्स वगैरह लिख देना है। एक्सेप्टेंस लेटर कैसे भेजना है इसका भी वीडियो ऑलरेडी मैं बना रखा हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं, राइट। आगे कहते हैं, आगे कह रहा है कि फॉलोइंग विच ऑफर विल बी डीम्ड विड्रॉन एंड फर्दर एक्शन विल बी टेकन ऑन द प्रिजम्पशंस दैट यू हैव रिजेक्टेड द ऑफर और नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ऑफर। अगर आप नहीं बेचते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो ये मान के चलेंगे कि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और आपकी फिर कैंडिडेचर वहां से रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो ये चीज ध्यान देना है, आपको एनी हाउ भेज देना है। सब्जेक्ट टू द अबव टर्म्स एंड कंडीशन, इफ यू आर विलिंग टू टेक अप द अपॉइंटमेंट यू मे रिपोर्ट दिस ऑफिस पॉजिटिवली ऑन 24 सितंबर फॉर बीइंग सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 24 सितंबर को आपको हाजिर हो जाना है। तो देखो बाबू, ये जिसका लेटर है उस बच्चे को हाजिर होना है। आपके लेटर पे जो डेट होगा आप उस डेट में हाजिर होइएगा, ठीक है, वहां पे चले जाइएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स ले लेना है, ठीक है, एएफएसएस की जो कि इसमें मेंशन है, ठीक है, वो ले लेना है। और जो जो सर्टिफिकेट्स इनमें मेंशन था वो सारा सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाना है। अब वहां जाने के बाद क्या करना है कि आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो कि डीआई हॉस्पिटल कलपक्कम में है, वहां पर दिया जाएगा, आपको वो ले लेना है, उसको फिल करना है। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग यू शुड आल्सो ब्रिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन सीरियल नंबर 2.3 अबव एंड 4 पासपोर्ट साइज एंड 3 स्टाम्प साइज रिसेंट फोटोग्राफ। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी अभी, ठीक है, कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लेना है जो सीरियल नंबर 2.3 में मैंने आपको बताया है, और 4 पासपोर्ट साइज का और 3 स्टाम्प साइज का फोटोग्राफ ले लेना है, राइट। तो ये हो गया आपका पूरा
डिटेल्स की भाई 24 सितंबर को आपको चले जाना है, ठीक है। किसी का 25 को भी होगा तो वो 25 को भी जाएगा, किसी का 22 को होगा तो वो 22 को भी जाएगा, ठीक है। आपके लेटर में वो डेट मेंशन रहेगा और इसका हार्ड कॉपी भी आपको आ ही जाएगा 1 से 2 दिन में। आगे कहता है कि इफ यू फेल टू कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर एंड रिपोर्ट ऑन द साइन फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशंस, ठीक है, इतना, दिस ऑफर विल बी स्टैंड कैंसल विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस टू यू। जैसे मान लेते हैं कि आप एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भेजते हैं, ठीक है, तो और इस तारीख को जो है अगर आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा कि आपको जो है वो ये समझा जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है और आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इन केस नीड टू एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू रिपोर्ट द मेडिकल एग्जामिनेशन, यू मे राइट टू अंडरसाइन सफिशिएंटली इन एडवांस सो दैट ड्यू कंसिडरेशन कैन बी गिवन टू योर रिक्वेस्ट। अगर मान लेते हैं कि आपको किस तरीके का प्रॉब्लम है कि सर हम 24 को नहीं जा पाएंगे, 25 को नहीं जा पाएंगे, मतलब जो आपको डेट दिया गया है उस डेट में आप नहीं जा पाएंगे, राइट। तो आपको करना क्या है कि एक्सटेंशन के लिए आपको इस पर मेल कर देना है, ठीक है, किस पे, इस पर मेल कर देना है। और इनका जो नंबर है, ठीक है, आईजी का आपको जीएसओ के साइट से मिल जाएगा, उस नंबर पे आपको कॉल करके एक बार इन्फॉर्म कर देना है। अगर कॉल नहीं लगता है तो आपको मेल कर देना है कि हाँ सर मैं 24 को नहीं आ पाऊंगा या 25 को नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, मैं किसी और दिन आना चाहता हूँ सर या उसके पहले आना चाहता हूँ सर। तो आप ये इन्फॉर्म कर दीजिएगा तो वो लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक जेन्युइन रीजन के साथ, ये रीजन है सर, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था, बाकी सारा वीडियोस डिटेल्स वगैरह जो भी है वो सारा डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, नीचे लिंक है, आप वहां से एएफ एसएसक्यूए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट श्योरिटी बॉन्ड एंड एग्रीमेंट, ठीक है, और आपका जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लिखना है, और आफ्टर ज्वाइनिंग एंड सॉरी ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के बाद सैलरी कितना होता है, क्या सर्विसेज मिलती है, साइंटिफिक असिस्टेंट का जो सैलरी फर्स्ट सैलरी आएगा वो कितना आएगा, वो सारा वीडियो है। उन सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है मैंने नीचे 1 बाय 1 करके दे दे रहा हूँ, ठीक है, आप देखिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द आगे फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग ऑफ द न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ। ओके, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।